जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानी इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानी इन सीटू व बाह्य स्थाने एक्स सीटू तकनीकें अपनाई जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में इन सीटू संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्य वासन मतलब एक्स सीटू कहलाते हैं। जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्य वासन एक्स सीटू कहलाते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं जैव विविधता संरक्षण। भारत में जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ। तो यहाँ पे इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू जहाँ पे वहीं पे रखकर उन्हें उनका संरक्षण किया जाता है और बाहर स्थानीय मतलब जहाँ उन्हें दूसरी जगह पे ले जाकर उनका संरक्षण किया जाता है। तो इन सीटू के अंतर्गत आते हैं संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, जिसके अंतर आते हैं पवित्र झील व उपवन। दूसरे में आते हैं जीव मंडल निचय। तीसरा आता है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य। जीव मंडल निचय के अंतर्गत आते हैं स्थलीय, तटीय और समुद्री। नेक्स्ट आते हैं एक्स सीटू। एक्स सीटू के अंतर्गत आते हैं पवित्र पौधे व घरेलू बगीचे। पवित्र पौधे व घरेलू बगीचे। दूसरा आता है बीज बैंक, जिनके अंतर्गत और भी चीज़ें आएंगी। जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र और चिड़ियाघर, ये सब आएंगे एक्स सीटू के अंतर्गत। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण की दो विधियां हैं। पहली विधि के तहत जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों और भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। इन क्षेत्रों में चातुर्दिक पारिस्थितिकी संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य हैं, तो यहाँ हम उद्देश्यों को देखते हैं। पहला, पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। तीसरा, पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना। चौथा, शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। 18 भारत सरकार ने आरक्षित किए हैं और जिनमें से 12 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। इन 12 के नाम देखते हैं। पहला, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नौक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक कमार, कमर, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और पन्ना। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम स्थित कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को तथा
2020 में मध्य प्रदेश स्थित पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। कहाँ पे? जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्रों में। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्था के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप हैं। प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ तथा लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। ध्यातव्य है कि सुंदरबन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। इनसे संबंधित प्रश्न को पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो ये है जैव मंडल रिजर्व। पहला ऑप्शन ए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थाने इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थाने व बाह्य स्थाने एक्स सीटू तकनीकें अपनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानी इन सीटू पद्धति नहीं है? तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वनस्पतिक उद्यान एक्स सीटू है, तो यही आपका आंसर होगा। राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य इन सीटू हैं। एक्सप्लेनेशन, वनस्पति संरक्षण हेतु वनस्पतिक उद्यान स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो ये है इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्य में इन सीटू संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैव मंडल इन सीटू का है और वनस्पति बाग ये जो है ये एक्स सीटू से संबंधित है, तो यही आंसर आपका बी होगा। एक्सप्लेनेशन, जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्ववासन मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे रह के उनका संरक्षण करना इन सीटू संरक्षण कहलाता है, जबकि जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि में संरक्षण बाह्य वासन एक्स सीटू संरक्षण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है? तो ये है नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों, जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों और भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो यह जीव मंडल नीचे, जीव मंडल रिजर्व। एक्सप्लेनेशन, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के लिए, ऑप्शन डी, आनुवांशिक विभिन्नता के लिए।
जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका आंसर है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो खनन, फैलाना और सागरीय जल में अवसादों का जमावनी वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसकी वजह से प्रवाल विरंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? प्रवाल भित्तियां किन किन में हैं? अंडमान निकोबार में है, कच्छ की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, लेकिन सुंदरवन में नहीं है। तो 1, 2, 3 जहाँ पे आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। एक्सप्लेनेशन, भारतीय समुद्रिक विज्ञान संस्था के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप हैं। जैव विविधता के उपयोग। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता के अन्य कई उपयोग हैं, जो कि यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, तो इसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैव विविधता के उपयोग के अंतर्गत पहला है भोजन व उन्नत किस्मों का स्रोत। तो इसके अंतर्गत आती है नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें। दूसरा, दवाएं एवं औषधियाँ। तो इसके अंतर्गत आते हैं कुनैन, टैक्सॉल, बोटानो केमिकल्स, मॉर्फिन। और आगे देखते हैं नीचे, प्राकृतिक संतुलन भी इसके उपयोग के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक संतुलन और परितंत्र सेवाएं। तो परितंत्र सेवाओं के अंतर्गत आते हैं अपशिष्ट का पुनः चक्रण, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, पोषण चक्रण, सस्य परागण, जलवायु नियंत्रण वनों व सागरों द्वारा। तीसरा है सांस्कृतिक लाभ। सांस्कृतिक लाभ के अंतर्गत है धार्मिक विश्वास, राष्ट्रीय गौरव, सौंदर्यपरक लाभ जिसके अंतर्गत है पर्यटन, पालतू जानवर, साहित्य रचना। तो ये था जैव विविधता के विभिन्न उपयोग। प्रश्न कोश, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, दोनों ऑप्शन सही हैं। और ऑप्शंस देखते हैं, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण, यह भी ऑप्शन सही हैं। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 जहाँ पे भी होगा वो डी ऑप्शन आपका सही होगा। एक्सप्लेनेशन, जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। अतः विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब तक विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। IUCN सूची के मुख्यतः निम्न लाभ होते हैं। तो यहाँ पे IUCN सूची के लाभ दिए गए हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहला है जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा है स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन। और तीसरा संकटापन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेखन। और लास्ट है चौथा जैव विविधता ह्रास की
लिखित सूची का निर्माण करना। ये था IUCN की खतरनाक सूची रेड लिस्ट के लाभ। जून 2012 में IUCN द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। इस सूची में सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, साइबेरियन सारस और स्लेटी टिटहरी सोशल लैपविंग अति संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। कस्तूरी मृग संकटाग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटाग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक नियर थ्रेटेंड श्रेणी में, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। कावेरी नदी में महाशीर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, नीले मीन पंख वाली तथा नारंगी मीन पंख वाली। मोरचाभ चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों में तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसे 2016 में IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहानों तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया। इनसे संबंधित प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 1, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसे हमें देखना है और कौन सा सही है पूछा है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, तो ये नहीं था, तथा साइट सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है, ये गलत है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, यह सही है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा बी। एक्सप्लेनेशन, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, अतः कथन 1 असत्य है जबकि कथन 2 और 3 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। जीव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी, केवल 2। एक्सप्लेनेशन, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं जो संकटग्रस्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन है IUCN, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी दिया है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, रेड डाटा बुक का संबंध है
जैव विविधता के बारे में तथ्यों से नहीं, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं किसके? विदेशी प्रजातियों के नहीं, लुप्त प्राय प्रजातियों के। तो ये होगा बी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसमें ये कौन कौन सी है प्राणी? महान भारतीय सारंग, ये है कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये कभी कभी करंट के अकॉर्डिंग होता है, तो हमें करंट अपडेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये उत्तर मिल जाएंगे। जून 2012 में IUCN द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। इस सूची में सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और स्लेटी टिटहरी, सोशिएबल लैपविंग अति संकटग्रस्त श्रेणी में है, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में है और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक नियर थ्रेटेंड श्रेणी में है, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? तो ये था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो 50 वर्ष से। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त एक्सटिंक्ट माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी यहाँ पे दिए हुए हैं और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, इसको मैच कराना है। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो नीले मीन पक्ष वाली महासिर कावेरी नदी में पाई जाती है, ये सही है। इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में नहीं, ये बंगाल की खाड़ी के आसपास में पाई जाती है। मोरचाब रस्टी चित्तीदार पूर्वी घाट बिल्ली, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। पहला और तीसरा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन, कावेरी नदी में महाशिर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, नीले मीन पंख वाली और नारंगी मीन पंख वाली। मोरचाब चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसे 2016 में IUCN की एक लाल सूची में शामिल किया गया है। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहानों तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इस तरह केवल कथन 1 और 3 सत्य है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में इरावदी डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है, इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है। जैविक विविधता एवं संकटापन्न जातियां। पर्यावरण में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न होते रहते हैं। इससे इनकी संख्या कम होती रहती है। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। वर्ष 2003 में पैराग्रीन फंड नामक एक गैर सरकारी संस्था और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में इसके लिए उत्तरदायी कारकों को खोज लिया है। गिद्ध क्यों कम हो रहे हैं? डिक्लोफेनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है। याद रखिएगा, डिक्लोफेनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। दरअसल जब डिक्लोफेनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल, पाकिस्तान में 8.50 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है। मॉरिशस में टम्बलाकोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा है, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है। वस्तुतः इसके बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन थे, जो उसकी विष्ठा के साथ बाहर निकलकर भूमि में अंकुरित होते थे। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है
जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे बैट ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ड्यूगोंग, एक विशाल समुद्री स्तनधारी है, लार्ज मरीन मैमल है जो विलोपन के कगार पर है। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय सी काउ भी कहा जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी संख्या भारत एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी पाक बे में निवास करती है। कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसकी उपस्थिति देखी गई है। कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसकी उपस्थिति देखी गई है। ड्यूगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। कच्छ का रन भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। प्रोसोपेस जूलीफ्लोरा मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा पौधा या झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को तमिल में सीमई करुवेलम तथा हिंदी में विलायती बबूल कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए एक खतरा है। सिंगपुच्छी वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हाल ही में चीतों को भारत में एक बार फिर बसाने की सरकार की योजना पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चीतों को नामीबिया के जंगलों से लाकर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में बसाने की योजना बनाई थी। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। काली गर्दन वाला सारस जम्मू और एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान और यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर जिसे कहते हैं, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। श्रू और टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा को फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा को फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी है। इसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंगस है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में। भारत के अतिरिक्त रेड पांडा नेपाल, भूटान, चीन, लाओस और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। भारत में स्लो लॉरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है। भारत के अतिरिक्त स्लो लॉरिस बांग्लादेश, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाया जाता है। सिलोन फ्रॉगमाउथ भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाए जाने वाले पक्षी हैं। कॉपर स्मिथ बार्बेट, जिसे क्रिम्सन ब्रेस्टेड का बार्बेट के नाम से भी जाना जाता है,
यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला पक्षी है। ग्रे चिन मिनीवेट कैंपफेगिडा परिवार का पक्षी है। यह हिमालयी क्षेत्रों, चीन तथा ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। व्हाइट थ्रोडेड रेड स्टार्ट मस्की पेड़े परिवार का पक्षी है। यह नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीनस्थ अभिकरण भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एनविस सेंटर ऑन फॉनल डाइवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अनुसार कुछ दिए गए जानवरों की खतरे की स्थिति निम्नानुसार है। तो यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, इसे देख लेते हैं। सुनहरे लंगूर ये विलुप्त प्राय हैं। हुलॉक गिब्बन ये विलुप्त प्राय हैं। एशियाई जंगली कुत्ते ये भी विलुप्त प्राय हैं। मरुस्थलीय बिल्ली कम खतरे में है। IUCN रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है। चीनी मरुस्थलीय बिल्ली चाइनीज डेजर्ट कैट सूची में शामिल है, जिसे सुभेद्य वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। प्रश्नकोश, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो हमने पढ़ा था डिक्लोफेनेक सोडियम, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, डिक्लोफेनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। दरअसल जब डिक्लोफेनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.50 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है? तो जो हमने पढ़ा था डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये था डिक्लोफेनेक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण नहीं, जानवरों को दर्द निवारक देना, जो था डिक्लोफेनेक सोडियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम तौर से दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके निड़ स्थलों का नाश नहीं, गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ये उत्तर सही है। जो औषधि थी वो थी डेक्लोफेनिक। उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी नहीं, उनमें हुआ व्यापक और दीर्घस्थायी घातक रोग यह भी नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है, तो वो क्या थी? डोडो, ऑप्शन बी डोडो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। मॉरिशस में टम्बला कोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रही है, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुन फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो यह था चमगादड़, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो ये था स्तनधारी मैमल। एक्सप्लेनेशन, ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी लार्ज मरीन मैमल है जो कि विलोपन की कगार पर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ड्यूगोंग के बारे में पूछा गया है। ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह सही है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, यह सही नहीं है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
1972 की अनुसूची 1 के तहत विधिक संरक्षण दिया गया है, यह भी सही है। तो 1 और 3 जहाँ पे आंसर होगा सही ऑप्शन सी है। ड्यूगोंग एक समुद्री स्तनधारी है। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय सी काऊ भी कहा जाता है। ड्यूगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, बलुई और लवड़ी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। भारतीय वन्य भैंस, भारतीय वन्य गधा, तो हाँ हमने वन्य गधे के बारे में पढ़ा था, तो ऑप्शन होगा बी। कक्ष का रन भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में प्रयोग होता है, नहीं। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। प्रोसोपिस जूली फ्लोरा मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा पौधा या झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया था। इस पौधे को हिंदी में विलायती बबूल कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रही हैं। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल को सोखता है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए एक खतरा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में से किस में या किन में सिंह-पूछी वानर मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु में था, केरल में था, कर्नाटक में था, बट आंध्र प्रदेश वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं था। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन ए में ये तीनों ऑप्शन हैं। ए आपका सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सिंह-पूछी वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिम घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, कृष्ण ग्रेव सारस कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो इसमें काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है, चीता जो कि खत्म हो चुका है, उड़न गिलहरी पाई जाती है, हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो 1, 3 एंड 4 जहाँ पे होगा 1, 3, 4 ऑप्शन बी में है। आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। काली गर्दन वाला सारस जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंट मिनीवेट और वाइट थ्रॉटेड रेड स्टार्ट क्या है? तो ये सारे पक्षियों के प्रकार हैं। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, सिलोन फ्रॉगमाउथ भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाया जाने वाला पक्षी है। कॉपर स्मिथ बार्बेट, जिसे क्रिम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट के नाम से जाना जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला पक्षी है। ग्रे चिंड मिनीवेट कैंप फैगेडा परिवार का पक्षी है। यह हिमालयी क्षेत्रों, चीन तथा ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। व्हाइट थ्रोडेड रेड स्टार्टेड मस्की पीड़े परिवार का पक्षी है। यह नेपाल, भूटान, मध्य चीन और म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। यह कथन सही है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहला कथन सही है, इसलिए ऑप्शन होगा आपका केवल ए।
केवल 1 और उसमें है ए। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। और दूसरा है, भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे जो केवल पश्चिमी हिमालय लिखा है इसकी वजह से यह उत्तर सही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो केवल 2 है वो सही है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में। अतः कथन एक गलत है। भारत में स्लो लॉरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है। अतः कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है नहीं है। सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय है, हाँ सही है। मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। आइए इसके ऑप्शंस को ही देख लेते हैं। ऑप्शन बी नहीं है, तो यहाँ पे स्टार है, इसका मतलब आंसर में कुछ गड़बड़ है। देखते हैं। IUCN रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है। वहाँ पे है चीनी मरुस्थलीय बिल्ली, चाइनीज डेजर्ट कैट सूची में शामिल है, जिसे सुभेद्य वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है, तथा एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्तप्राय श्रेणी में है। इस प्रकार विकल्प बी और विकल्प डी दोनों सही सुमेलित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बाद में जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था।